Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 55 from Modern Indian History series, in which we will discuss Wewell Plan, Shimla Conference, and elections of 1945 to 46. Don't see others doing better than you. Beat your own records every day because success is a fight between you and yourself. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है और देखते हैं इस बार उस चैलेंज को किसने कंप्लीट किया है। जिन्होंने उस चैलेंज को कंप्लीट किया हुआ है उनके नाम है विनीता बिस्वास जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस चैलेंज को कंप्लीट किया और आपने जो क्वेश्चंस मुझे पोस्ट किए वो क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंत में एंड में डिस्कस किया जाएगा और इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 46। आइए हम जान लेते हैं कि इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में, ताकि आप इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर खत्म होने के बाद उसे आप आंसर राइटिंग में शामिल कर सको, इंक्लूड कर सको। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा हो सकता है, द फेलियर ऑफ वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस वाज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। कमेंट। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए हम यहाँ पे ये टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ बेसिक आइडिया जान लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक के नाम लिखे हैं और ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को एक वीडियो में इंक्लूड किया है। वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये 2 नाम तो पहले जान ही लो। हम पहले बेसिक आइडिया देख लेते क्या है। जो वेवेल प्लान था, वेवेल प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। ओके, कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग हुई थी, एक शिमला में एक मीटिंग हुई और एक प्लान लाया गया था जिसका नाम था वेवेल प्लान। वो क्यों लाया था वो अभी हम पढ़ने वाले आगे। अभी एक फैक्ट जान लीजिए, ये इसका नाम वेवेल प्लान क्यों रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पे ये प्लान का नाम वेवेल प्लान ये दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो इसीलिए लिया गया था, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस यानी शिमला नाम की जो जगह है वहां पे एक मीटिंग इसीलिए ली गई थी ताकि जो वेवेल प्लान है उस पे कुछ डिस्कशन हो सके। यानी इंडिया को अभी हम सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते थे ब्रिटिश, और इस सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हो सके। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कम्युनल लाइंस पे, यानी रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए थे। ये सब चीजें हम आगे स्टडी करने ही वाले, तो अभी हम पहले ये सब फैक्ट्स जान लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लान था जिसका नाम था वेवेल प्लान और ये जो कॉन्फ्रेंस था शिमला कॉन्फ्रेंस, दोनों फेल हो गए थे। क्यों फेल हुए थे? क्योंकि मुस्लिम लीग जो था और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो पाया इन प्लान्स को लेके। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक बहुत ही सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम पे नेशनल पार्टी हुआ करती थी, और जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम्स के एक रिप्रेजेंटेटिव करके खुद को मानती थी और वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी इस देश की। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मुस्लिम लीग के ने थोड़ा सा कम्युनलिज्म शुरू किया था, यानी उन्होंने थोड़ा डिवीजन का यहाँ प्रयास किया था। उन्होंने जैसे आप देखते हैं कि सेपरेट कंट्री की ऑफर मांगी थी ब्रिटिश से। ये सब जब चीजें चल रही थी तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये ब्रिटिश ने कहा था। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में ही बताया, तो पिछला वीडियो लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो उसे देख ले ताकि ये जानने में आपको आसानी जाए। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराना था, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस लिया गया था। अब ये सब जब चीजें हुई तो अभी पहले वेवेल प्लान को जान लेते हैं, फिर आपको ये फेल क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो वेवेल प्लान के बारे में जान लेते हैं। वेवेल प्लान के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको जो दिख रहे हैं इनका नाम था लॉर्ड वेवेल, और ये हुआ करते थे उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय। ये है लॉर्ड वेवेल। ओके, इन्हीं के नाम पे वो प्लान लाया गया था जिसका नाम था वेवेल प्लान। ये बात कब की है? तो ये बात मई 1945 की है, जब वेवेल है विजिटेड लंदन वो जाते हैं और लंदन में एक आइडिया डिस्कस करते हैं, अपने डिस्कशन किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि मेरी ये आइडिया है, मैं इस तरह से ये चीजें करा सकता हूं।
या क्या कर सकते हैं, वो सब उस पे डिस्कशन चलते हैं। तो ये जो डिस्कशन थे, इसको लंदन टॉक्स कहा जाता है। लंदन टॉक्स जो हुए थे, इसमें एक प्लान बनाया गया था, इनके जो भी डिस्कशन हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और वेवेल के बीच में, उसके थ्रू एक प्लान बनाया गया था, जिसके थ्रू अगर हम देखेंगे कि फ्यूचर जो गवर्नमेंट होगी इंडिया में वो किस प्रकार की होगी, ये सब यहाँ पे डिस्कशन चल रहे थे। तो इसी के चलते एक प्लान बनाया गया था। तो ये जो प्लान है, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पब्लिक किया गया था ऑफिशियली, ये जो प्लान था इसको ऑफिशियली मेड पब्लिक ऑन 14 मई 1945। और किसने किया था, तो LS एमरी नाम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे। जैसे कि आपको पता है कि एक एक्ट आया था 1858 का, 1858, जो मेरे इंडियन पॉलिटी के एक्ट्स जिसने नहीं देखे उसे देख लिया, तो हिस्ट्री देखते वक्त, ताकि आपको ये सब याद रहे। 1858 में दो पोस्ट बनाई गई थी, एक थी वाइसरॉय की और एक थी सेक्रेटरी की, है ना। तो ये दो चीजें आपको पता है इस एक्ट में बनाई गई थी। तो सेक्रेटरी उस टाइम पे हुआ करते थे वो थे एमरे, और जो वाइसरॉय हुआ करते थे वो थे वेवेल। अब ये सब आपको पता है, ये फैक्ट हो गया वेवेल प्लान का। तो ये अब हम जान लेते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जानने के बाद आपको पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये काम किसने, ये क्यों बनाया जा रहा था वेवेल प्लान, ये हम अभी जानने वाले हैं। और इसमें क्या प्रपोजल्स थे ये जानने वाले हैं। सो ये सब जानने से पहले हमको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में स्टडी किया था, कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी देश में चल रही थी। उसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंग्लैंड जो है ये थोड़ा वीक हो चुका था। तो ये चीजें इंग्लैंड को अलाउ नहीं कर रही थी, ब्रिटिश एम्पायर को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो बाहर जो उसकी कॉलोनीज है उसको मेंटेन कर सके, है ना। सो जो दूर दूर कॉलोनीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, यहाँ पे पहले से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजों को संभालना मुश्किल हो चुका था ब्रिटेन के लिए एक तरह से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि ये अच्छा है कि हम इंडिया को फ्रीडम ही दे दे भाई साहब, क्योंकि ये बहुत दिन से फ्रीडम एक तो मांग रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। और ये सब चीजें आप कहाँ संभालते बैठेंगे जब अपनी कंडीशन थोड़ी सी वीक हो चुकी है। हालांकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर जीत चुका था, बट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली ब्रिटेन वीक हो चुका था। सो यहाँ पे जो लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल वाइसरॉय बन गए इंडिया के इन 1943। और इनको ये चार्ज दिया गया कि आप अभी इंडिया को फ्रीडम देना ही है, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो फ्यूचर गवर्नमेंट इंडिया में किस तरह से बनेगी, हम लोग जाने के बाद इंडिया किस तरह से चलेगा, ये एक प्लान बना के दो। तो ये लॉर्ड वेवेल जो थे, इन्होंने ऐसा एक प्लान बनाने का सोचा। और ये जो प्लान था, ये ऐसा होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा पावर का। नहीं तो हम किसके हाथ में पावर देंगे, मुस्लिम लीग के हाथ में देंगे, आईएनसी के हाथ में देंगे। अगर दोनों इस चीज पे आ जाते हैं कि हाँ भाई साहब, हमको ये दोनों को के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सो ये चीज आसान होगी कि हम पावर्स जो है ये आराम से दे सकते हैं। सो इस चीज के लिए ये सब काम चल रहा था। तो जो लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल ने ये लॉर्ड वेवेल को यहाँ पे क्यों चुना गया था, इन्हीं को क्यों परफेक्ट पर्सन माना गया था कि ये ऐसा प्लान बना सकते थे जिसके चलते स्मूथ ट्रांसफरिंग ऑफ पावर हो सकता था। क्योंकि लॉर्ड वेवेल जो थे, वो सबसे पहले आप देखोगे तो हेड रह चुके इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी में जब वो हेड रह चुके, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, तो वो बहुत अच्छा उनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छे से इंडिया की सिचुएशन जानते थे, क्योंकि वो काम कर चुके थे इंडिया में। सो इसीलिए उनको कहा गया कि आप इतने अच्छे से सिचुएशन जानते हैं, तो क्यों ना आप ही वो पर्सन बने जो ये प्लान बनाए। सो ये भाई साहब ने एक प्लान बना दिया। ये भाई साहब जो थे लॉर्ड वेवेल, इन्होंने एक प्लान बनाया। अब देखते हैं इस प्लान में उन्होंने क्या लिखा, इसके प्रपोजल पढ़ते हैं अब हम। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रपोजल में बात की जाती है वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या आपको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है क्या नहीं? आपको मैं बहुत टाइम से आपके लेक्चर्स ले रहा हूँ, आपको मैं ये पॉलिटी में भी बता चुका हूँ। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? तो जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो लॉ एग्जीक्यूट करने के काम करते हैं, उनकी काउंसिल, उनकी परिषद। सो ये जो थे ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले आप जानते हैं कि पहले कुछ इंडियंस रखे गए थे, पहले जो एक्ट्स आए थे, उसके बाद इंडियंस की और ब्रिटिश की संख्या एक जैसी कर दी गई। अभी उन्होंने ये प्लान दिया था कि भाई साहब, जितने भी इंडियंस है, वो जितने भी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स है, पूरे के पूरे इंडियंस होंगे। सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, वो एक होंगे वाइसरॉय और दूसरे होंगे कमांडर इन चीफ, ये दोनों। ओके, सो ये दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, ये सब कौन होंगे? तो ये इंडियन होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो काउंसिल है, इसमें एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी दोनों को एक जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा।
रिप्रेजेंटेशन यानी जो प्रतिनिधित्व होता है, जैसे आज आपके रिप्रेजेंटेटिव करके कौन जाते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या फिर जिनको हम सांसद कहते हैं, और दूसरे हमारे हो गए विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ के मेंबर जिनको हम एमएलए और एमएलसीज कहते हैं, ऐसे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना। सो वैसे उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, इलेक्शंस होने वाले थे और रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले थे, तो ये रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कास्ट, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, डिप्रेस्ड क्लास हो, सिख हो, सबको यहाँ पे जगह मिलेगी, सबको यहाँ पे जगह दी जाएगी एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ये काउंसिल में ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें लिखे गए थे वेवेल प्लान में। उसके साथ साथ ये भी लिखा गया था कि जो मुस्लिम्स थे उनको 6 जगह दी जाएगी 14 मेंबर्स में से। 14 मेंबर्स में से 6 जगह दी जाएगी मुस्लिम्स को। अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो शेयर था पॉपुलेशन में वो सिर्फ 25% था, और यहाँ 14 में से 6 जगह दी जा रही थी, यानी ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा पता चलता है। सो मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे एक अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन मिलते हुए दिख रहा था। उसके साथ साथ जो वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल होंगे, उनके पास अभी भी पावर होगी वेटो की। वेटो की पावर यानी किसी भी चीज को नहीं बोलने की पावर, किसी भी चीज को रिजेक्ट करने की पावर, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी लॉ को, ये अभी भी वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल के पास होगी, बट उसका यूज मिनिमल किया जाएगा, ये भी हम वादा करते हैं आपसे, ऐसा वेवेल प्लान में लिखा हुआ था। अब ये लिखने के बाद आगे कुछ फॉरेन अफेयर्स के बारे में लिखा था कि जो भी निर्णय होंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ हमको कैसे रिलेशंस रखना है, इंडिया के कौन से कंट्री के साथ कौन सा पैक्ट साइन करना है, कौन से साथ कौन सी ट्रीटी साइन करना है, ये सब जो चीजें हैं ये गवर्नर जनरल को दी जाए, गवर्नर जनरल से निकाल के ये इंडियन मेंबर को दी जाएगी। तो अब तक ये पावर गवर्नर जनरल के पास थी कि जितने भी बाहर के अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, वो संभालने की, अब वो इंडियंस को मिल चुकी थी। ये बहुत पॉजिटिव बात थी हमारे लिए। उसके साथ साथ जो डिफेंस है वो ब्रिटिश ने अभी भी ब्रिटिश के ही पास रखा था, ब्रिटिश ही जनरल होंगे उसके डिफेंस के हमारे। सो ये भी उन्होंने कहा था जब तक हम पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर देते पावर इंडियंस को, तब तक ब्रिटिश के ही अंडर आपका डिफेंस होगा। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल जो है वो भी, या फिर वाइसरॉय जो है वो भी ब्रिटिश होंगे, ये चीज तो उन्होंने कही हुई है। सो ये जो कमांडर इन चीफ आपको नाम दिख रहा है, यही इसी के थ्रू तो डिफेंस को पूरा हैंडल किया जाता था बाय ब्रिटिश। सो ये सब चीजें यहाँ पे होगी। दूसरी बात यह है कि एक कॉन्फ्रेंस होगा बाय द वाइसरॉय, जिसमें आपको लिस्ट देना पड़ेगा कि जो जो मेंबर्स इस काउंसिल में आना चाहते हैं, हर पार्टी से ये लिस्ट आएगी। सो यहाँ पे जैसे कि आपको कहा गया है कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा और सभी इंडियंस मेंबर होंगे। सो इंडियन मेंबर्स जितने भी हैं उनका पूरा नाम आप एक लिस्ट में लिखेंगे, सभी पार्टीज, क्योंकि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन है सभी पार्टी वाले, और वो लिस्ट हमको आप देंगे। सो ये लिस्ट हमको आप देंगे एक कॉन्फ्रेंस में, और ये एक जॉइंट लिस्ट होगी। बट ये भी हम एक प्रोविजन आपको देते हैं कि अगर आप जॉइंट लिस्ट नहीं दे सकते हो, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, आप सब साथ में नहीं बैठ पा रहे हो, साथ मिलके लिस्ट नहीं बना पा रहे हो, चलो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी ब्रिटिश ने। ब्रिटिश खुद ही हमारे माइंड में ये डालना चाहते थे कि भाई साहब आपके बीच में झगड़े, आप साथ में लिस्ट नहीं बना के दे सकते, तो डायरेक्ट कह देते कि जॉइंट लिस्ट मत दो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जॉइंट लिस्ट नहीं दे सकते तो फिर सेपरेट लिस्ट हम आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सो ये जो कॉन्फ्रेंस था जहां पे ये डिसाइड होने वाला था कि कौन से पार्टी से कौन सा मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, सो ये कॉन्फ्रेंस का नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस। सो शिमला कॉन्फ्रेंस इसको नाम दिया गया था क्योंकि शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस। और आपको ये भी बता दूं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद गए थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से तो आपको पता है कौन जाएंगे। सो कौन गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो अब बारी आ चुकी है हम ये कॉन्फ्रेंस को पढ़े, ये कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और क्या नहीं। तो एक शिमला कॉन्फ्रेंस को अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो जो लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड वेवल ने इस कॉन्फ्रेंस में 21 टोटल 21 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था अलग अलग पार्टी से। लॉर्ड वेवल क्यों, तो वही ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके हेड लॉर्ड वेवल हो गए क्योंकि वो हमारे वाइसरॉय थे। सो उन्होंने 21 पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आए थे शिमला में। शिमला जो है ये समर कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का, क्योंकि समर में यानी आप देखते कि बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो ये लोग शिमला को अपना कैपिटल बना देते ब्रिटिश, ऐसा भी था उनका। सो ये यहाँ पे क्यों बुलाया गया था कि वेवेल प्लान पे डिस्कशन करने के लिए, और ये बुलाया गया था 25
जून 1945 को ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था शिमला में। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये शिमला कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना भी आपको दिख रहे हैं खड़े। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको दिख रहे हैं। तो ये यहाँ इस तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस में सब मिले थे। मोहम्मद अली जिन्ना है, आपको यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ अब देखते हैं हम सबसे पहले। तो स्टार्ट करने के पहले आपको ये भी बता दूं कि ये शिमला जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें महात्मा गांधी भी गए थे। तो गांधी जी वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी हालांकि ये मेंबर्स करके नहीं गए थे, जो मेंबर्स थे उनमें इंक्लूडेड नहीं थे महात्मा गांधी, बट उनको वाइसरॉय की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि महात्मा गांधी वहां पे आए, क्योंकि महात्मा गांधी एक सबसे बड़े लीडर माने जाते थे इस देश के। तो उनको भी बुलाया गया था। पर गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, वाइसरॉय अगर आप बुला रहे हैं मुझे तो मैं आऊंगा, बट मैं डिस्कशंस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं डिस्कशन कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ऑलरेडी अबुल कलाम आजाद को यहाँ पे भेजा गया। सो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आपकी रिक्वेस्ट इसलिए मैं आ रहा हूं। मैं एक जो कोना होता है, एक जो कॉर्नर होता है, वहां जाके बैठूंगा शांति में और ये सब मैं देखूंगा, बट मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें हुई यहाँ पे। उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें नहीं थे, तो अबुल कलाम आजाद इसमें थे। महात्मा गांधी एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। सो अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जिन्ना का इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था। तो जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली लीग मेंबर्स कुड बी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल एंड अपोज्ड कांग्रेस nominating Muslim members. This was because Jinnah wanted the league to be the sole representative of Muslims in India. कांग्रेस वुड नेवर एग्री ऑन दिस डिमांड, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो जिन्ना थे, वो चाहते थे कि जो लीग के मेंबर्स है वही मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव बने। जबकि ये बात थी कि जो कांग्रेस था वो ऐसा कुछ नहीं मान रहा था कि हम सिर्फ हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव है या फिर लीग सिर्फ मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव, तो हम भी मुस्लिम के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी मुस्लिम्स काम करते हैं, सो वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। बट जिन्ना इस पे अड़े रहे। जिन्ना बोले कि मैं तो अपोज कर रहा हूं कि कांग्रेस नॉमिनेट नहीं कर सकता किसी मुस्लिम मेंबर को। मुस्लिम मेंबर आएंगे तो इस काउंसिल में इन मुस्लिम लीग के तरफ से ही आएंगे। एक भी हमको ये एक्सेप्टेड नहीं होगा कि वो मेंबर कांग्रेस से आ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि जिन्ना लीग को एक इकलौती पार्टी बनाना चाहते थे मुस्लिम्स की इस देश में, ताकि आप जानते हैं कि वो बंटवारा करना चाहते थे। तो इस चीज के लिए मुस्लिम्स की एक इकलौती पार्टी अगर लीग बनने में सफल हो जाती है मुस्लिम लीग, सो बंटवारा करना आसान हो जाएगा, ये वो अच्छे से जानते थे। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो डिमांड, कांग्रेस जो थे वो इस डिमांड पे कभी एग्री नहीं हुए, क्योंकि अगर ऐसा करती कांग्रेस तो कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी नहीं कहलाती। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी और कांग्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव हर रिलीजन के लिए कहीं से भी भेज सकती थी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था। अब वेवेल प्लान जो था उसमें ये लिखा गया था कि देयर वर 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स आउट ऑफ 14 मेंबर्स, है ना। तो 6 में से 6 के 6 जिन्हा को इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं चाहिए था एक भी, और 6 के 6 पूरे मुस्लिम लीग से चाहिए था। तो ये बहुत कठिन एक चीज थी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव 14 में से, यानी लगभग 25% तो कहीं रहा ही नहीं। आप देख रहे हैं 40% से तक ये आंकड़ा जा रहा है लगभग। सो मुस्लिम्स का जो शेयर है इंडियन पॉपुलेशन में वो तो लगभग 25% है। तो इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को कैसे दिया जा रहा है, ये भी चीज का कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो लीग जो था वो ये चाह रहा था, ये सब होने के बावजूद भी लीग की ये इच्छा थी कि वेटो जो है, पावर ऑफ वेटो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे पास वेटो पावर होगा, ये उन्होंने कहा था लीग के पास, है ना। तो लीग वांटेड द पावर ऑफ वेटो, यानी किसी भी चीज को वो ठुकरा सकती थी लीग। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन डाला गया है, डाला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये जो चीजें चल रही थी ना, सो इसमें ऐसा ही था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज डाली जाएगी तो जो इंडिया मुस्लिम लीग है उनके पास ये पावर होना चाहिए कि वो उसे मना कर सकते हैं, उसे ठुकरा सकते हैं, जिसको हम वेटो पावर कहते हैं। अब ये सब होने के बाद मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो था उन्होंने अपोज किया इस, ये जो डिमांड्स थी ना मुस्लिम लीग की, इन सबको अपोज किया गया था भाई कांग्रेस, है ना। तो इतना सब होने के बाद 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है 14 में से, उसमें भी लीग वेटो पावर मांग रही है, तो ये तो बहुत कठिन चीज हो चुकी थी, ऐसा कांग्रेस का कहना था, और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वेवल प्लान जो था वाज डिसॉल्व विद फेलियर, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट नहीं की इस प्लान को, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, और विद इट अ लास्ट चांस टू अवॉइड पार्टीशन, और ये एक आखिरी चांस था। आप देख रहे कि सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला दे चुके थे, देसाई लियाकत पैक्ट हो चुका था, वो फेल, हर एक प्लान फेल हो रहा था। यहाँ पे वेवेल प्लान, ब्रिटिश ने ये सोचा कि भाई साहब आपसे नहीं हो रहा तो हम आपके लिए कुछ भेजते हैं, इसलिए ब्रिटिश ने वेवेल प्लान बनाया ताकि आप अपने दोनों में के डिस्प्यूट सॉल्व कर लो पहले, मुस्लिम लीग और
इंडियन नेशनल कांग्रेस, तभी तो देश को आज़ादी हम दे पाएंगे, ऐसा कह रहे थे एक्चुअली ब्रिटिश। बस ब्रिटिश का ये प्लान था डिवाइड एंड रूल का। सो ये सब यहाँ चीज़ें जब हो रही थी तो अब पार्टीशन अवॉइड नहीं होने वाला है, ऐसा दिख रहा था। और आप ये देख सकते हो कि कुछ ही दिन में वॉर जो था ये भी खत्म हो गया, और वॉर खत्म होने के बाद एक नई लेबर गवर्नमेंट वहाँ पे चुन के आई ब्रिटेन में। लेबर गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में चुन के आई, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दे, उसमें ज़्यादा कोई डिले ना हो। और उन्होंने आगे एक और ये प्लान फेल होने के कारण एक कैबिनेट मिशन भी भेजा था, जिसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। सो अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट आई थी लेबर गवर्नमेंट, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेबर गवर्नमेंट है, ये चुन के आई थी। और लेबर गवर्नमेंट जो इसमें जो क्लेमेंट एटली है, ये इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के। ये आपको दिख रहे क्लेमेंट एटली है ये। सो यहाँ पे चुन के आते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये इंडिया को लेके बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट को लेके ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, सिंपैथी रखती थी, इसीलिए इनकी बहुत इच्छा थी कि जल्द से जल्द इंडिया को फ्रीडम दे दिया जाए। ये भी एक रीज़न माने जाते हैं कि इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे भेजा था। सो ये तो हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले कैबिनेट मिशन को। तो अभी हम इलेक्शन देख लेते हैं जो 1945 और 46 में हुए थे। अब काउंसिल के लिए इलेक्शन होने वाले थे 45-46 में, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि यहाँ पे आपके इलेक्टेड मेंबर्स होने वाले हैं कुछ। सो इलेक्शन कैसे हुए इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैकग्राउंड ये था कि इन जुलाई 1945 लेबर पार्टी बनी थी, लेबर पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी ब्रिटेन में। क्लेमेंट एटली बन गए थे इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको दिखा चुका हूं क्लेमेंट एटली कौन थे। और आफ्टर इलेक्शन, यहाँ पे जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, उसके बाद जो नई ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वॉज वेलकम्ड इन इंडिया, है ना। तो इंडिया को बहुत खुशी हुई थी जब लेबर गवर्नमेंट चुन के आई थी, क्योंकि ये ज्यादा सिंपैथेटिक थी इंडियन कॉज को लेके। इंडिया के साथ जो भी बुराई हुई है अब तक, उसको लेके ये लोगों को एक अच्छे विचार थे कि नहीं, ये सब इंडिया के साथ बुरा हुआ, ये सब वो सोच रहे थे। अब ये गवर्नमेंट ने आने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया में इलेक्शन होगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया था ये भी हम जानने वाले। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे मुझे पता है कि वेवेल प्लान तो फेल हो गया, फिर इलेक्शन क्यों हो रहे, इलेक्शन क्यों हो रहे अभी आपको पता चलेगा। सो आपने ये पिक्चर देखी हुई है, तो इलेक्शन इसीलिए हो रहे थे क्योंकि अनाउंसमेंट की गई लेबर पार्टी के द्वारा, क्योंकि वो सेटल करना चाहती थी इंडिया के प्रॉब्लम। और एज अ रिजल्ट जो बैन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो भी हटा दिया गया और आईएनसी के लीडर्स को रिलीज कर दिया गया। आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईएनसी पे बैन लगा दिया गया था, आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और आईएनसी के जो लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे कैद कर लिया गया था, यहाँ पे उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और इन अगस्त 1945 इलेक्शन लिए जाएंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, ये अनाउंस किए गए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रीजन क्या थे कि यहाँ पे इलेक्शंस अनाउंस किए थे। तो अच्छे से सुनिएगा। जो नई गवर्नमेंट थी, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नए गवर्नमेंट ने वाइसरॉय वेवेल जो थे उनको बुलाया था यहाँ पे कि आप कुछ डिस्कशन कीजिए। और 19 सितंबर 1945 को अगर देखोगे तो वेवेल ने ये कहा था कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा था, और क्रिप्स मिशन के चलते हमने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दी जाएगी आपको। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये बनाने के लिए इलेक्शन लेना जरूरी है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और जिसके कारण इलेक्शन जो होंगे ये लिए जाएंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, और यही से तो लोग जो आएंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकेंगे। तो इसीलिए ये इलेक्शन रखे थे ताकि जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट बनाने का काम तो भी शुरू हो जाए। सो ये जो न्यूज़ थी कि अनाउंसमेंट किए गए कि इलेक्शन होने वाले, इसके कारण बहुत ज़्यादा उत्साह हम लोगों में बढ़ चुका था, एंथुसियाज्म था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम बहुत खुश हो चुके थे कि हमारी सरकार अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने वाली है। हम इतने दिन से डिमांड कर रहे थे कि हमको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के दो, और फाइनली ब्रिटिश हमको ये गवर्नमेंट बना के देने वाली है। और यहाँ पे होने वाले हैं इलेक्शन हुए, कैंपेनिंग जोर से चलाए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैंपेनिंग की, मुस्लिम लीग ने कैंपेनिंग की, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज ने कैंपेनिंग की। और इलेक्शन जब हुए तो इलेक्शन के आने वाले थे रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आए। इलेक्शन के रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं हम, परफॉर्मेंस देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 91.3% नॉन मुस्लिम वोट्स मिले। यानी आप देखोगे तो कितनी बड़ी पार्टी डिक्लेयर हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आप देखोगे तो 102 सीट्स जो होती है सेंट्रल असेंबली में उस टाइम पे,
उसमें से, यानी हमारा सेंट्रल असेंबली, यानी आज जैसा हमारा पार्लियामेंट है ना, वैसा तब सेंट्रल असेंबली हुआ करता था। सेंट्रल असेंबली में 102 सीट्स थी, जिसमें से 57 सीट्स कांग्रेस को मिली थी, जो कि सबसे बड़ा एक मेजॉरिटी बनाती है। यानी आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा जिसको सीट मिल जाती है उसकी मेजॉरिटी होती है यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे मेजॉरिटी थी, क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। और अगर प्रोविंशियल इलेक्शन में देखें तो उन्होंने कम परफॉर्म नहीं किया था। कांग्रेस ने एक मेजॉरिटी हासिल की थी काफी सारे प्रोविंस में, लगभग सभी प्रोविंस में समझ जाइए, 2-3 प्रोविंस को छोड़ के, वो था बंगाल, सिंध और पंजाब। ये 3 जगह छोड़ के बाकी बहुत सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस की ही मेजॉरिटी की सरकार बनी थी। कांग्रेस मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट बनी थी, जहां से कांग्रेस चुन के आई थी, वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा था, और वहां से कांग्रेस जीत के आई। यहाँ से तो साफ ये चीज के तरफ इशारा था कि हम भाई साहब आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है, हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं है। सो हम क्या चाहते हैं ये हमें भी पूछा जाए, ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना होगा, यही इशारा था यहाँ पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई आसाम में, बिहार में, बॉम्बे में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, मद्रास में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ओडिशा में, यूनाइटेड प्रोविंस में, इतने सारे जगह से चुन के आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये पूरे जगह पे मिनिस्ट्रीज बनाई गई बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखते हैं हम परफॉर्मेंस क्या था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि जो लीग था उसने 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट्स है वो पूरी की पूरी जीत ली। 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी मुस्लिम्स के लिए, और ये पूरी की पूरी सीट लीग जीती, जितना भी रिजर्व था। उसके साथ साथ सेंट्रल में और 86.6% मुस्लिम वोट ये लीग को दिए गए, बाकी बचे हुए वोट किसी और को भी मिले। सो इनको अगर आप देखोगे तो 509 में से 442 रिजर्व सीट्स जो होती है प्रोविंशियल इलेक्शन में, यानी स्टेट्स में जो रिजर्व सीट्स थी फॉर मुस्लिम्स, उसमें से 442 सीट्स यहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी। प्रोविंशियल इलेक्शन में आप देखोगे तो उनको मेजॉरिटी मिली थी बॉम्बे और सिंध में। मुस्लिम लीग ने मिनिस्ट्री बनाई थी बंगाल और सिंध में, अगर सॉरी बॉम्बे कहा मैंने, यहाँ बंगाल और सिंध में, और उन्होंने मिनिस्ट्रीज भी बनाई थी बंगाल और सिंध में। उसके साथ साथ आप देखोगे तो 1946 तक लीग जो थी ये एक डोमिनेंट पार्टी बनते हुए दिखती है मुस्लिम वोटर्स के तरफ की, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स बहुत ज़्यादा लीग को मिले थे, जिससे ये पता चल रहा था कि जो लीग बोलेगी वही इंडियन मुस्लिम के लिए ठीक होगा। ऐसा यहाँ पे मुस्लिम लीग खुद को प्रूव करना चाहती थी कि हमारा डिसीजन ही होल एंड सोल होगा फॉर मुस्लिम्स। हम क्या चाहते हैं वही मुस्लिम्स को यहाँ मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये लीग का एक चीज़ यहाँ पे एक तरफ इशारा कर दिया था लीग ने। उसके साथ साथ पंजाब में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंगाल और सिंध में तो इन्होंने, पंजाब में कांग्रेस नहीं बना पाई, तो पंजाब में कौन बनाता है? कांग्रेस में सरकार जो है वो अलग था, तो यहाँ पे कंसर्टेड एफर्ट थे मुस्लिम लीग के, जिसके कारण वो 73 सीट्स जीती थी टोटल मुस्लिम सीट्स में से, और सिंगल पार्टी बन चुकी थी असेंबली में, है ना। तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी असेंबली में बन चुकी थी फॉर मुस्लिम, 73 सीट्स जो है वो जीती थी वो। यूनियनिस्ट पंजाब के ये हाल थी कि जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो बहुत भारी मात्रा में हारी थी, जिनको सिर्फ 20 सीट्स ही मिले थे टोटल। कांग्रेस जो थी ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है, जिसको 51 सीट्स मिलते हैं, और सिख जो है सिख की जो पार्टी हुआ करती थी अकाली दल, उसको 22 सीट मिलती है। अब अगर आप देखोगे तो टोटल जितनी भी सीट्स थी उसमें 73 सीट्स जो जीते थे मुस्लिम लीग, ये भी पूरी मेजॉरिटी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि ये आधे से कम थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 73 सीट्स मुस्लिम को मिली है, मुस्लिम लीग को मिली है, 20 सीट्स यूनियनिस्ट पार्टी को मिली है, कांग्रेस को यहाँ पे 51 सीट्स मिली है, अकाली को यहाँ 22 सीट मिली है। यानी अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये 73 से ज्यादा चला जाता है। सो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई कि मुस्लिम लीग तो अपनी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि ये तीनों एक में आ गई, यूनियनिस्ट, कांग्रेस और अकाली। इन तीनों ने कोएलिशन बना दिया, और कोएलिशन बनने के बाद आप देख रहे हैं 51 + 20 + 22, यानी यहाँ पे होता है 73 + 20, 93 सीट्स के आसपास एक आते हैं। और अंडर खिजर हयात खान को यहाँ पे पावर दी गई पंजाब में, और इनके अंडर ये पूरा एक बनाया गया था कोएलिशन। तो कोएलिशन सरकार यहाँ पे बन गई, तो मुस्लिम लीग यहाँ पे अपनी सरकार नहीं बना पाई, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार बनाती है बंगाल और सिंध में। ऐसे ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट के, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक तरह से देखेंगे, सो ये आंकड़े रहे।
सो ठीक है, ये इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद क्या हुआ देखते हैं, आफ्टर माथ। इलेक्शन के बाद ये हुआ कि इलेक्शन जो थे 1945 के और 46 के हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्रिएशन जो है ये हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग अपनी सरकारें बनाती है, तो एक तरफ ये इशारा हो रहा था कि शायद इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा। सो इलेक्शन रिजल्ट्स जो थे 1946 के, उन्होंने मुस्लिम लीग को एक अथॉरिटी दे दी थी कि इंडियन मुस्लिम्स जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुस्लिम लीग ही होगा और जिना जो चाहते हैं वही होगा। सो ये सब चीज़ों की तरफ ये इशारा कर दिया था इलेक्शंस ने। और जो कम्युनल पोलराइजेशन है, यानी जो धार्मिक बेसिस पे जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिख रहा था उनका इन इलेक्शन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धर्म के आधार पे बहुत सारी जगह पे वोटिंग की गई थी। सो धीरे धीरे वायलेंस भी हुए, तो यहाँ इस टाइम पे इतने वायलेंस नहीं हुए। सो कम्युनल पोलराइजेशन हैड ग्रोन, ऑल्दो द वायलेंस वाज टू बिकम सिग्निफिकेंट ओनली इन 1946, है ना। बट कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ चुका था। कम्युनल पोलराइजेशन का मीनिंग होता है कि यही है कि धर्म के आधार पे यहाँ पे इलेक्शन होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी थी। और 1946 जो है उसके जो जो आप देख रहे हैं वो ये ईयर, इस ईयर में कुछ कम्युनल वायलेंसेस भी हुए थे, कुछ राइट्स भी हुए थे, दंगे भी हुए थे। ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी इलेक्शन के बाद। अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ ग्रोथ इन इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ऑफ लीग, है ना। लीग का काफी सारे यहाँ पे वो सीट्स बढ़ चुकी थी और पाकिस्तान अलग होगा ये चीज भी पॉपुलर होते जा रही थी। ये लीग ने पॉपुलर कर दी थी और यही चीज के चलते कांग्रेस को ये जो डिमांड थी लीग की उसको सीरियसली लेने का टाइम आ चुका था, क्योंकि लीग की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग हो चुकी थी जैसे कांग्रेस की थी। जो सपोर्टर्स थे टू नेशन थियरी के, वो ये कह रहे थे कि जो वर्डिक्ट है 1946 का, वही उसी से पता चल रहा है, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि ये टू नेशन थियरी जो है यही सब कुछ है, दो देश के बंटवारे होने ही चाहिए। गांधी की ये इच्छा थी कि ये जो डिवीजन है कंट्री का ये ना हो, एंड डिड नॉट। सो गांधी जी ने कभी भी ये जो डिस्कशन हुए कांग्रेस और लीग के बीच में इसके बाद कि कैसे बंटवारे होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसमें गांधी जी ने कभी भी 1946 में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी के ये मुद्दा ही नहीं था कि बंटवारा हो। सो गांधी जी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करे। उसके साथ साथ ये नौखाली जो है, ईस्ट, गांधी इस वक्त कहाँ थे जब ये सब इनके बीच में चर्चाएं चल रही थी? उस टाइम पे गांधी जी ये नौखाली करके जो जगह है ईस्ट बंगाल में, वहां पे थे जब ये लोग चर्चा कर रहे थे लीग और कांग्रेस। और गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कौन सरकार बनाएगा, कौन बंटवारा करेगा, कैसे बंटवारे होंगे। उनको सिर्फ एक चीज का पता था कि भाई साहब, जो इंडिया में यूनिटी खराब हो चुकी है उसको हमको अच्छा करना होगा, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना होगा, हार्मनी बढ़ाना होगा, लोगों को एकजुट लाना होगा। उसके लिए गांधी नौखली जो ईस्ट बंगाल होते हैं वहां पे प्रयास कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को वो फिर से यूनाइटेड बना सके और इस देश को एक यूनिटी के राह पे चला सके। सो गांधी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बट आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो थे ये किस तरह से काम कर गए थे यहाँ पे। सो ये जो टॉपिक था ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत एक बूस्ट मिला है पार्टीशन को। तो ये पार्टीशन के अभी हम तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स पार्टीशन अभी हम है। सो इसमें वेबल प्लान आपको पता चल चुका है, शिमला कॉन्फ्रेंस आपको पता चल चुका है, इलेक्शन ऑफ 1945 और 46 भी आपको पता चल चुका है। सो अब हम देखने वाले, हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो अब हम देखने वाले हैं मेक एमसीक्यू चैलेंज, जो कि पूरा किया था विनीता जी ने, पूजा जी और स्नेहल जी ने। तो हम देखेंगे कि इन्होंने कौन से क्वेश्चन भेजे हैं। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज है ये क्या है। तो मेक एमसीक्यू चैलेंज में मैंने आपको ये चैलेंज दिया है कि आप लोग अभी मेरा जो लेक्चर ये आपने जो देखा इसके ऊपर एमसीक्यू आपको पोस्ट करना है, एमसीक्यू बनाना है और उसको पोस्ट करना है, खुद से बनाना है ना, मेक एमसीक्यू है, और उसको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में और उस पर अपना नाम लिखना है। अगले दिन जो लेक्चर आएगा उसके पहले आपको ये काम करना है, और वो लेक्चर जो अगले दिन का होगा उसमें आपका क्वेश्चन और आपका नाम पब्लिश किया जाएगा। इस ऐसा करने से आपको क्वेश्चन बनाने की आदत होगी, एमसीक्यू बनाने की, जो और जो बना सकता है वो उसे सॉल्व भी कर सकता है। यही मेरा एक मोटिव है और मैं आपको ये एमसीक्यू सॉल्विंग में परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, और आपके तरफ से एक छोटी सी हेल्प भी हो जाएगी बाकी लोगों को एमसीक्यू में। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है वो है आईएनए ट्रायल्स और आरआईएन म्यूटिनी से, जो हमारा पिछला टॉपिक था। सो ये टॉपिक का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले। सबसे पहले मैं यही आपको कहूँगा, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है और फिर आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें भेजा है वो बिनीता जी ने भेजा है। बिनीता जी ने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द मेन रीजंस फॉर द अपराइजिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन 1946? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
अब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, आईएनए ट्रायल्स, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है, द फेमस आईएनए ट्रायल्स टुक प्लेस एट रेड फोर्ट दिल्ली इन 1945, 1946, 1947 या 1948। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पिछला भी और ये नया क्वेश्चन। Which of the following statements are correct regarding Royal Indian Navy mutiny, RIN mutiny? The revolt started in Bombay. The main demand of the revolt was released of INA prisoners. The revolt was supported by Congress. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of the above. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें स्नेहल जी ने भेजा हुआ है। स्नेहल जी ने लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मूवमेंट्स जवाहरलाल नेहरू एडमिटेड दैट never before in history had such unified sentiments been manifested by various divergent sections of the population. Quit India movement, Imphal campaign of the INA, INA trial, RIN mutiny. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी? द रिवोल्ट स्टार्टेड इन बॉम्बे, द मेन डिमांड फॉर द रिवोल्ट वाज रिलीज ऑफ आईएनए prisoners, the revolt was supported by Congress, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और अगला क्वेश्चन हमें स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें क्वेश्चंस भेजे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा जी ने लिखा है assertion the Indian National Army trials which were also known as Red Fort trials, reason the first and most famous of the approximately 10 trials held in the Red Fort in Delhi, both A and R are true. R is correct explanation of A, both A and R are true, but R is wrong explanation of A, both are false, none of the above। बहुत अच्छा, बहुत खूब पूजा जी। और आखिरी क्वेश्चन आज का भेजा है हमें पूजा जी ने। पूजा जी ने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द Indian National Army trials? Indian National Army movement was started against the trials. INA Relief Committee was formed by Hindu Mahasabha in Bombay. C. Commander-in-Chief Claude Auchinleck released the soldiers. D. 12 November 1945 is celebrated as INA Day. A, B and C, B, C and D, A, C and D, all of the above। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें क्वेश्चंस भेजे और हमारी आज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा के लिए विनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और स्नेहल जी आप सबने। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसे आंसर राइटिंग आप कभी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मुझे मेरे यूट्यूब पे, मेरे जो फेसबुक पेजेस है उन्हें फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, श्रेयस बड़ी श्रेयस बड़ी द पीस लवर पे, श्रेयस बड़ी @gmail.com पे मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें, अपना डाइट अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें और आपका दिन शुभ हो। इन्हीं इच्छाओं के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए।